नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर में। आज दिनांक 16 जुलाई 2023 है। फर्स्ट आर्टिकल जो कि न्यूज़ में है वो इंडिया एंड यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साइन किया है रुपी और दिरहाम को एज ए लोकल करेंसी और एक दूसरे की कंट्री में उसको यूज़ करने के लिए एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक इंडिया का और यूएई के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने दोनों ने साइन किया। बेसिक पर्पज़ ये है कि लोकल करेंसीज को यूज़ करना और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। और दोनों लीडर्स जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द यूएई के जो मोनार्क हेड हैं उन्होंने बेसिकली यही कहा कि जो पेमेंट सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल किया जाए और इंटीग्रेटेड अप्रोच की जाए। और नॉट ओनली लोकल करेंसी बट जो डोमेस्टिक कार्ड्स हैं जैसे कि अपना रुपये कार्ड है, एसबीआई कार्ड है, बाकी जो कार्ड्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाए ताकि जो रेजिडेंट्स एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक दूसरे में इस्तेमाल कर सकें। हमारे बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स नियर बाई 30% यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो इतने ज़्यादा रेमिटेंसीज वहाँ से आते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया नियर बाई $100 बिलियन रेमिटेंसीज लाता है बाकी कंट्रीज से, और जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब जीसीसी यहाँ पे गल्फ़ कंट्री न्यूज़ में है, तो जीसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल है जिसमें 6 मेंबर्स हैं जो कि अरबियन पेनिनसुला में पड़ते हैं। ये 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके कंट्रीज़ के नाम इस प्रकार हैं: कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड दी बहरीन। जितने भी कंट्रीज़ हैं जीसीसी में सारे मोनार्क हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं और कुछ वैसे नॉर्मल वाले मोनार्क हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल ये इसको कन्वर बोलते हैं, कई बार कांवर बोलते हैं। कांवर यात्रा बेसिकली जो हरिद्वार से जो लोग गंगा का जल लेके आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा डिवोटी आते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस नियर बाई 4 करोड़ पीपल जो कि वहाँ से कांवर लाते हैं हरिद्वार से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग जब जाएंगे डिवोटी वहाँ पे तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेस्ट होगा, काफ़ी व्हीकल्स जाते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये सब होता है। तो यहाँ हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए जो कन्वर यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मंथ में आती है और इसमें सैफरन कलर के लोग कपड़े पहनते हैं और नंगे पैर वहाँ से चलते हैं। ये डिफरेंट टाइप की होती है, कई लोग पैदल आते हैं, कई दौड़ के आते हैं, कई अलग अलग मीन्स से होते हैं और अपने अपनी जो जहाँ पे उनकी श्रद्धा होती है वहाँ पे लाके उस पानी को चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर, और वो पिक्चर ऑफ वाटर कैरी करते हैं। इस टाइप की एक वुडन की बनी होती है, यहाँ पे पिक्चर ऑफ वाटर होते हैं और इसको कंधे पे रख के लोग बाई फुट या फिर दौड़ के चलते हैं, या फिर कोई स्मॉल वाटर पिक्चर होगा उसको लेके कैरी करते हैं। जो कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग आ जाए वहाँ पे ये शिवलिंग के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। और ये कन्वर यात्रा नॉर्थ इंडिया में इसको कन्वर यात्रा बोलते हैं। और सिमिलर टाइप का फेस्टिवल जिसको कावड़ी फेस्टिवल बोलते हैं ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। लॉर्ड मुरुगा, ये भी शिव का एक अनदर रूप है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका अगर देखा जाए कि कहाँ से इसको ट्रेस किया जाता है तो समुद्र मंथन आपने सुना होगा कि जब दैत्य और दानव इन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा था उस टाइम पे जो समुद्र में समुद्र मंथन अमृत को पीने के लिए लड़ाई हो रही थी, ये भगवत पुराण में लिखा हुआ है। तो उसी से इसको ट्रेस किया जा सकता है कन्वर यात्रा को। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल सीआरपीएफ के ऊपर है जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि लिविंग कंडीशंस काफ़ी हार्श हैं। इनका डिप्लॉयमेंट जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर मिलिटेंसी, वीआईपी ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, इतनी जगह पे डिप्लॉयमेंट है कि यहाँ के जो सोल्जर्स हैं काफ़ी डिस्ट्रेस में रहते हैं। तो उसी के लिए यहाँ के डायरेक्टर जनरल ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले फैमिली लाइजन ऑफिसर एक अपॉइंट किया हर एक जो कि इनकी यूनिट्स होती हैं वहाँ पे, ताकि वो टाइमली पता कर पाए कि जो इंसान स्ट्रेस में है, जो सोल्जर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल किया जाए, और सुसाइड फ्रेटरीसाइड और आपस में जो भी कोलेटरल डैमेज होता है उसको अवॉइड किया जा सके। इसके लिए स्पेशली इन्होंने एक हेल्थ केयर सेंट्रलाइज मेंटल हेल्थ केयर की बात की, या तो बेस हॉस्पिटल या इनका कंपोजिट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर रहेंगे सो दैट वो उनको टाइमली काउंसल कर सकें। सीआरपीएफ के ऊपर बेसिक डिस्कस करते हैं क्योंकि होम गार्ड के ऊपर यूपीएससी
2023 में क्वेश्चन आया था। तो सीआरपीएफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ बोलते हैं इसको, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर है होम मिनिस्ट्री। ओरिजिनली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 1939 में, उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और बाद में 28 दिसंबर 1949 को इसको रीनेम कर दिया गया एज ए सीआरपीएफ। इसके द्वारा वाइड फील्ड में ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि क्राउड कंट्रोल, काउंटर इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो कि काफ़ी स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये नक्सलबारी एक विलेज है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें चारू मजुमदार एंड कानू सन्याल इसके प्रोपाउंडर थे इनिशियल में, और ये कार्ल मार्क्स की फिलोसफी को फॉलो करते थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। और इनका टारगेट था कि रेड फ्लैग एट रेड फोर्ट। बेसिकली ये अपना वो चाह रहे हैं कि जनता ना जो रूल है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो, डेमोक्रेसी डिफरेंट टाइप की, मेनली टिल्टेड टू सोशलिज्म की तरफ से। अदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात करें तो असम राइफल है, ये बेसिकली म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। बीएसएफ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो हमारे चाइनीज़ बॉर्डर को सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि एलीट फोर्स है, स्पेशल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और काउंटर हाईजैक में ये ऑपरेट करती है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल एंड भूटान बॉर्डर को गार्डिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल पोलियो से रिलेटेड है। इसके बैकग्राउंड में ये था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उन्होंने इनिशियल में टारगेट रखा था कि पोलियो को हम 1988 में टारगेट रखा था, पोलियो को हम 2000 में एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन 1993 में इसको रिवाइज़ किया गया कि हम दोनों पोलियो को नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पोलियो डिस्कस किए, एक तो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस एंड सेकंड इज़ पैरालिटिक पोलियो मिलाइटिस VAPP। तो यहाँ पे जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है उसको एलिमिनेट करने की बात की थी, न कि इसको। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया ने अक्टूबर 1999 में डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे वाइल्ड पोलियो वायरस हमने इरेडिकेट कर दिया। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैक्सिमम यही वाला वैक्सीन रिपोर्टेड पोलियो वायरस ही किया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बचपन में बच्चे को 5 या 6 साल की उम्र से पहले पोलियो की ड्रॉप। तो यहाँ पे वैक्सीन डिराइव्ड जो पोलियो वायरस है वो होता है, कई बार ये एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण इसके केसेस ग्लोबली बढ़ जाते हैं। अभी कुछ कंट्रीज़ में ये केसेस देखे गए हैं, स्पेशली टाइप 2 जो वाइल्ड पोलियो वायरस है रिपोर्ट किया गया है, और जिसके कारण ये फिर से कॉज ऑफ कंसर्न्स हो गया। तो पोलियो के कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं, क्यों डिजीज़ पे भी यूपीएससी हर बार प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है। बेसिकली एक वायरस के द्वारा ट्रांसमिट होती है, डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और इसमें बॉडी के पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, पर्सन टू पर्सन से भी फैलता है और कम्युनिटी में भी स्प्रेड होता है। और इनिशियल में देखा जाए तो किसी को जल्दी से इसके सिम्टम पता नहीं चलते, या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, और मैक्सिमम रिजल्ट ये होता है कि इसमें परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है और इवन डेथ तक लोगों की हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। इसके बेसिक डिस्कस करते हैं। इसको फॉर्म किया गया था 1949 में। उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार में क्या था, यूएसए कैपिटलिस्ट को हेड कर रहा था, यूएसएसआर सोशलिस्ट। तो इन दोनों कंट्रीज़ की आइडियोलॉजिकल वॉर था, तो उसको काउंटर करने के लिए नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के द्वारा लीड था, जिसमें इनिशियल में यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थे। टोटल 12 कंट्रीज़ ने ही इनिशियल में ज्वाइन किया था, बाद में 19 कंट्रीज़ और इसमें ज्वाइन हो गए। और इनिशियल में प्रॉमिस किया गया था यूएस एंड यूके के द्वारा कि ईस्टर्न यूरोप में हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे 1 इंच भी। बट आप देखो कि इनिशियल में 12 मेंबर्स थे और ये बढ़ के 2009 में, 17 में, 20 में, 23 में, अब इसके स्वीडन लेटेस्ट मेंबर हो गए, तो 32 मेंबर्स हो गए हैं। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस यहाँ पूरा नहीं किया, और इसी के कारण रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूसली है। अभी रिसेंटली जो नाटो का जो समिट हुआ है, उसके समिट से पहले ही टर्की जो कि इसका मेंबर है, उन्होंने पहले टर्की ने बैन लगा रखा था कि स्वीडन को ज्वाइन नहीं करेंगे, बट टर्की ने अभी स्वीडन को ज्वाइन करने के लिए जो बैन लगाया था उसको हटा दिया, और स्वीडन ने अभी इसको ज्वाइन करके 32 मेंबर बन गया है। अब यूक्रेन को क्या फ़ायदा हो रहा है कि इस समिट से, और यूक्रेन क्यों
ज्वाइन कर रहा है। जो 2008 में बुचारेस्ट समिट था उस टाइम पे नाटो ने ऑफ़र किया था कि जो भी ब्लैक सी बेसिन की कंट्रीज़ हैं, जॉर्जिया, यूक्रेन, इनको हम नाटो में ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को आप याद करने के लिए टी बर्गर से याद कर सकते हो। टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, रोमानिया एंड जॉर्जिया, ये इसका एक्रोनीम है। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि दोनों कंट्री को ऑफ़र किया गया कि यूक्रेन एंड जॉर्जिया आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये दोनों कंट्री ही रसिया के साथ बॉर्डर करते थे। रसिया ने काफ़ी कंसर्न जाहिर किए, और यूक्रेन को फ़ायदा ये था कि यूक्रेन बेसिकली ऐड चाहता था इनसे कि जितनी सहायता हमें नाटो से मिल जाए ताकि हमारी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। बट इसकी कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रही और तब यूक्रेन ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद काफ़ी नाटो की काउंसिल ने, G7 कंट्रीज़ ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि यूक्रेन को ज्वाइन किया जाए। अभी यूक्रेन विल नॉट स्टिल ए पार्ट ऑफ द, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन यही उठता है कि यूक्रेन का काफ़ी लॉस हो गया वॉर में। आप देख रहे हो कि मोर देन 1 ईयर कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है रसिया, और नाटो का पर्पज़ ये है कि ये रसिया को डिफीट करना चाह रहा है, बट इनडायरेक्टली अगर यूक्रेन को ज्वाइन कर लिया जाएगा नाटो में तो नाटो एक कलेक्टिव वॉर, मतलब नाटो सामने आ जाएगा, बैकग्राउंड पिक्चर में रह के रसिया को वीक करना चाह रहा है। तो इसलिए इसकी यूक्रेन की मेंबरशिप को डिले किया जा रहा है। रसिया का रिस्पॉन्स ये है कि 2008 में जब यूक्रेन और जॉर्जिया, जो बुचारेस्ट समिट में जो बात हुई थी, उनको ज्वाइन करने की बात की तो व्लादिमीर पुतिन ने उस टाइम पे इसको अपोज किया था कि ये डायरेक्ट थ्रेट रसिया की तरफ है और हम इसको ज्वाइन करने नहीं दे जाएंगे। उसी के कारण 2014 में जो क्रीमिया में अटैक हुआ और उसको रसिया ने अपनी तरफ एनेक्स कर लिया था। तो ये नाटो के ऊपर हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो कि एक बहुत ही बड़ी हेल्थ स्कीम है, उसके ऊपर डिस्कस है कि इसकी इंसेप्शन जो कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया, तब से देखा जाए तो नियर बाई 20 करोड़ के आसपास इसमें फ्रॉड केसेस हैं, जिसमें इंडिविजुअल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं और इंटरमीडियरी में। तो उसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की हैं ताकि इसमें जितने फ्रॉड हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए हैं कि नियर बाई 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड बेनिफिशरी, उनके कार्ड को डिसेबल्स कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स को वार्निंग दी गई है, और जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एंटी फ्रॉड प्रोग्राम है ताकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज उनको वेस्ट नहीं किया जाए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। उन्होंने एक एंटी फ्रॉड यूनिट भी इस्टेब्लिश की है जो कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करेगी और एंटी फ्रॉड कैंपेन चलाएगी, और उसमें साथ में स्टेट की भी एंटी फ्रॉड यूनिट्स इस्टेब्लिश की हैं। तो आयुष्मान भारत के कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। आयुष्मान भारत मिशन जो 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसका यूनिक फीचर्स ये थे कि गवर्नमेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करेगी, फ्री कवरेज देगी 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी एक फैमिली का कोई भी इंडिविजुअल 5 लाख का ट्रीटमेंट करवा सकता है और कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। इसमें नियर बाई 70 करोड़ बेनिफिशरीज़ को कवर किया गया था और 50 करोड़ इंडियन फैमिलीज़ कवर की थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से जो डाटा था कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि इतनी इनकम होनी चाहिए और वो लोग क्वालिफाई इसके लिए, उसके हिसाब से। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, न तो फैमिली के साइज़ पे, फॉर एग्जांपल फैमिली में 10 मेंबर है, 5 मेंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न एज का कोई बार है, न जेंडर का कोई बार है। एक्सपेंडिचर रेशियो क्या होगा, जब भी कोई इस टाइप की स्कीम होती है गवर्नमेंट का रेशियो नॉर्मली 60-40, 90-10 एंड 100% ये रहता है। तो यहाँ पे 60-40 है स्टेट्स के लिए, जितने भी स्टेट्स उनके लिए। 90-10 का रेशियो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिमालयन स्टेट, इनको 90-10 मतलब 90% गवर्नमेंट पे करेगी, 10% ये बाकी स्टेट, और 100% उन यूनियन टेरिटरी के लिए जिनके पास में कोई लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक आयुष्मान भारत मिशन के ऊपर था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।